वो कंपनी आपको अपना फॉर्मेट दे देगी कि हमारा ये फॉर्मेट है। अब आपको उसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं वो लिखनी होती है। ठीक है। आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी पूरी रिपोर्ट की। उसमें आपको उस रिपोर्ट में जो जो उस पर्टिकुलर असेसमेंट में जो जो आपने एक्सप्लोर किया है, आइडेंटिफाई करा है, वो चीज़ें आप उस रिपोर्ट में ऐड करते जाओगे। चाहे वो वेबसाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो नेटवर्किंग जो एनपीटी में आप कर रहे हो, सर्वर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आपने क्या क्या करा, क्या क्या आइडेंटिफाई किया आपने, वो सारी चीज़ें आप फिर मेंशन करेंगे। ठीक है। सो वीएपीटी की जो रिपोर्ट होती है उसमें अगेन आप उसका वर्जन इंक्रीज कर दोगे ताकि कंपनी के पास पुराना वर्जन भी रहे, नया वर्जन भी उनके पास रहे। ये वर्जन 2 होगा, वो वर्जन 1 होगा। कंपनी आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट पहले से दे देगी। जो आपकी कंपनी है, जैसे आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, तो आपकी कंपनी का टीसीएम सिक्योरिटी का एक अपना खुद का रिपोर्ट लिखने का तरीका होगा कि वो जितने भी क्लाइंट उनके हैं उनके लिए कैसी रिपोर्ट वो लिखते हैं। तो उसके स्टार्टिंग के 7 से 8 पेज समझ लो, वो पहले से फिक्स होंगे। आपको उसके अंदर बस कुछ कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी। वो चीज़ें क्या होंगी, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो कॉन्फिडेंशियल है 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। अब यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज हो जाएगा। जो आपकी डेमो कंपनी है या आपका क्लाइंट है, उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। और टीसीएम सिक्योरिटी तो एज इट इज रहेगा क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे रहेगा। ठीक है। जहाँ जहाँ पे किसी कंपनी का नाम आ रहा है, क्लाइंट कंपनी का नाम आ रहा है, वहां पर आपके क्लाइंट की जो अब आपका करंट क्लाइंट है उसकी नाम, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। मतलब ये रिपोर्ट में बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस बीच बीच में जहाँ जहाँ पे कंपनी के, डेमो कंपनी या क्लाइंट कंपनी का नाम आ रहा है, वो चीज़ें आपको मेंशन करते हुए जाएंगी। सो कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा, मतलब खासकर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा ये रखेगी कि आपका जो डेटा था वो कॉन्फिडेंशियल है, वो हमने किसी के साथ शेयर नहीं किया है। वो एक बिजनेस कॉन्फिडेंशियल डेटा है जो सिर्फ आपके साथ शेयर किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है। इस तरीके का स्टेटमेंट पहले से आपके कंपनी की रिपोर्ट में लिखा होगा, और आपको बस उसमें जो भी चेंजेस हैं अपनी क्लाइंट कंपनी का नाम डालना है, वो आपको ध्यान से डालना है। उसमें पुरानी कंपनी का नाम गलती से ना लिखा रह जाए। ठीक है। डिस्क्लेमर यहाँ पे बताया गया है कि पेनिट्रेशन टेस्ट इज कंसिडर्ड अ स्नैपशॉट इन टाइम, फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन रिफ्लेक्ट information gathered during their assessment and not changes or modifications आउटसाइड दैट पीरियड। तो आपको डिस्क्लेमर यहाँ पे दिया गया है कि जो भी किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर या आपके ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स के ऊपर, वो उस टाइम टाइम ड्यूरेशन के अंदर किया गया है जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उन्हें ये असेसमेंट परफॉर्म करना था। ठीक है। जो भी टाइम दिया गया था उसके अंदर ये असेसमेंट परफॉर्म किया गया है। उसके अलावा इसके ऊपर आपके टारगेट एसेट्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर कोई भी काम नहीं किए गए हैं। इस चीज़ का आप यहाँ पर एक डिस्क्लेमर आपने दिया हो। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करनी होगी। पहले डेमो कंपनी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको डेमो कंपनी में जो अब आपकी करेंट कंपनी है जिसके ऊपर आप, क्लाइंट है जो आपका जिसके ऊपर आप असेसमेंट कर रहे हैं, उनके किन किन कॉन्टैक्ट के इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। जैसे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, तो हमें कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ चाहिए होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम किससे मांगेंगे? या अगर हमें कुछ मान के चलिए कि जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सिक्योरिटी टीम ब्लॉक कर रही है, सॉक की टीम है वहाँ पे, वो हमारे कनेक्शंस को ब्लॉक कर रही है, या वो हमारे कनेक्शंस को आइडेंटिफाई कर रही है, वहाँ पे आईडीएस या आईपीएस लगा हुआ है, तो हम किसको बोल के ये सारे काम करवाएंगे? ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको कुछ ना किसी डेमो कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ की ईमेल एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा है कि जिसमें थोड़ा टाइम आप ले भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ईमेल कर दो उनको। अगर कुछ बहुत जल्दी चाहिए, आपको इंस्टेंटली चाहिए, तो आप फ़ोन कर सकते हैं उन लोगों को, एम्प्लॉयज़ को। तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों के पास दोनों का कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उनके ईमेल और उनकी इन्फॉर्मेशन। अगर सर ये कोई पर्टिकुलर एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग टेस्टर है तो वही करेगा ना वहाँ पे परफॉर्म, अगर वो कंपनी से रिलेटेड नहीं है। मतलब मैं कंपनी में ज्वाइन नहीं हुई तो क्या मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकता किसी कंपनी में? नहीं, या तो आपको अलाउ नहीं करते, और वो इंडिविजुअल्स को, फ्रीलांसर्स को अलाउ नहीं करेंगे ना। आपको अच्छा। सिर्फ बग बाउंटी में ये परमिशन मिल जाती है कि आप जो भी बग्स आइडेंटिफाई करना चाहते हो कर सकते हो। बट एक कंपनी के ऊपर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री कंपनी के आप सर्वर्स को और सिस्टम्स को इतना कुछ कर दिया इन फ्यूचर, तो कम से कम हम किसी को बोल तो सकते हैं कि किसी कंपनी में काम करता था, वो आपका एम्प्लॉय है, आपके एम्प्लॉय ने ऐसा किया। अब वो किसी कंपनी में काम ही नहीं करता, तो फिर उसको ढूंढना, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। फिर किसको आप ठहराओगे कि गलती की है? तो गलती इस समय कंपनी की होगी क्योंकि किसी उसने सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच ना करते हुए उसने एक इंडिविजुअल पर्सन को, फ्रीलांसर को कांटेक्ट किया, तो उस कंपनी की गलती मानी जाएगी, ना कि
उस पर्सन की तो है ही कहीं ना कहीं, लेकिन कंपनी की भी गलती है। मतलब पेनिट्रेशन, अगर वो कंपनी में ज्वाइन नहीं तो बन ही नहीं सकता क्या सर? मतलब आप फ्रीलांसिंग में जो करना चाहते हो कर सकते हो, बट आपको फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे ज़्यादा। ठीक है, प्रोजेक्ट अगर आपको चाहिए तो आपको इवन बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं मिलते अगर वो सर्टिफाइड ना हो। आपके खासकर इंडिया के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्टिन सर्टिफाइड हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सर्ट इन, आई एन मतलब इंडिया, वैसे तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है सर्ट, बट इंडिया में जो उसका डिवीजन है उसका नाम है सर्ट इन। तो सर्ट इन सर्टिफाइड जो भी एक्शन है, उनको ही उन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, उन पे ऑर्गेनाइजेशंस ट्रस्ट करती हैं। कोई भी हरी करी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, वीओपीटी परफॉर्म कर रही है, बट उस पे लोग उतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनके पास उतने प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, खासकर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन पर आप जब आप ज्वाइन, जैसे आप कंपनी वगैरह में ज्वाइन करोगे, आज मैं बताऊंगा जैसे आपको भी, तो सर्टेन सर्टिफाइड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके ऊपर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल्स पे तो ट्रस्ट करने का बनता भी नहीं है, इतना कोई नहीं करता कि आप ऐसा एज अ सोचते लोग। इंडिविजुअल नहीं। एज अ इंडिविजुअल आपको बहुत ही कम चांसेस हैं कि एक आधा कंपनी आपको अलाउ कर दे, क्यों करेगी नहीं वो अलाउ। एक कंपनी का काम एक इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप सर्टिफाइड नहीं हो, आपके पास सर्टिफाइड टूल्स नहीं है, तो आप क्या मतलब आपको क्या पता कि आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप वो काम कर सकते हो मेरे से। इसलिए जो सर्टेन सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका प्रॉपर इंटरव्यू होता है, प्रॉपर टेस्ट होता है, उस कंपनी का टेस्ट होता है। सोचो, उस कंपनी में जो जो एम्प्लॉयज़ हैं सर्टिफाइड होने चाहिए, वो उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके बाद ही वो ये काम कर पाए। ठीक है, तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में मैं था पहले वो थी सर्टिफाइड सर्टिफाइड। तो उसमें मतलब जब वो ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन किया था तो तब नहीं थी वो। फिर मैं भी इंटरव्यू में था, पार्ट था, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, 3 से 4 राउंड होते हैं कम से कम। होके आपको लगभग 100 से 150 के बीच में वेबसाइट्स दी जाती हैं टेस्ट करने के लिए। 2 से 3 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। ठीक है, आप मशीन एंगेजमेंट करते हैं तो। ठीक है, सो पहले आपका वर्चुअल इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस नहीं, डिपेंड करता है, फेस टू फेस भी हो सकता है अगर आपकी कंपनी उनके रीच के आसपास ही है, क्योंकि डिपेंड करता है कि जिस सर्टेन दिल्ली में है तो फेस टू फेस इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। उसके बाद आपको वो वेबसाइट्स देते हैं, वो वेबसाइट्स की रिपोर्ट बना के आपको कंपनी को सबमिट करनी होगी। कंपनी को रिपोर्ट सबमिट करने के बाद वो फिर आपकी रिपोर्ट को चेक करेंगे, उसमें सारी वल्नरेबिलिटीज है या नहीं है, वो चेक करेंगे। उसके बाद फिर वो आपको एक और राउंड होगा, उसमें वो कुछ और मतलब इंटरव्यूज वगैरह रखते हैं उस रिपोर्ट के ऊपर जो आपने भी सबमिट करी होती है, कि आपने ये कैसे किया, कौन कौन से टूल्स यूज़ करे, आपकी मेथोडोलॉजी वो जानने का ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर वो आपको सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके के राउंड होते हैं, जिसके बाद आपका भी नाम वहाँ पे लिखा आता है उस कंपनी के अंदर। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्टेन सर्टिफाइड अगर आप कंपनीज चेक करोगे, जैसे कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी में उनका, उस कंपनी ने अपना एक यहाँ पर पूरा बना रखा है कि उनका हेड ऑफिस कहाँ है, ब्रांच ऑफिस कहाँ है, कब कब से वो ये सब काम कर रहे हैं, देन क्या क्या वो कर सकते हैं, किस किस तरीके के ऑडिट्स वो करते हैं। उसके अलावा उनके कितने लोग सी एच सर्टिफाइड है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, कितने ओ ए सी पी सर्टिफाइड हैं, कितने सी सी एन ए सर्टिफाइड हैं, सी आई एस सी एच के सर्टिफाइड है, मतलब ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं जिससे सर्टिफाइड उन्हें दिखाने पड़ेंगे अपने लोगों को। फिर उनके एम्प्लॉयज़ के नाम, जिनने जिनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, और इस कंपनी के अंदर कितना उनको साल हुआ है वो भी लिखा हुआ है इसके अंदर। पढ़ें समझें और क्या क्या किया गया उनके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उनको पता चले। ठीक है, तो यहाँ पर असेसमेंट का ड्यूरेशन लिखा हुआ है सबसे पहले, और कौन कौन से गाइडलाइंस फॉलो किए गए हैं वो गाइडलाइंस यहाँ पर लिखी गई हैं। ये कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, जैसे NIST की सिक्योरिटी पॉलिसी है, देन आपके OWASP की टेस्टिंग गाइड है, उसकी गाइडलाइन फॉलो किया गया है ताकि असेसमेंट को प्रॉपरली परफॉर्म किया जा सके। इसके बाद क्या फेजेस परफॉर्म किए हैं, प्लानिंग, डिस्कवरी, अटैक एंड रिपोर्टिंग। तो ये फेजेस हैं जो इस तरीके से परफॉर्म किए गए हैं। पहले प्लानिंग किया, डिस्कवरी किया, अटैक किया, फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली तो दोबारा डिस्कवरी की, फिर अटैक किया, फिर डिस्कवरी की, फिर अटैक किया, फिर बाद में आपने इसकी रिपोर्ट जनरेट कर दी। ठीक है, तो ये आपने असेसमेंट का जो भी मेथोडोलॉजी फॉलो किया है वो कंपनी के अकॉर्डिंग आपको दे सकते हैं। कंपनी जो आपने अटैच कर रखी है, जैसे कुछ और
एक्सएलएस फाइल है, एक एक्सएलएस शीट है, उसके अंदर कुछ डेटा हमने अटैच करके भेजा हुआ है। वल्नरेबिलिटी स्कैन की समरीज हैं जो दिया होगा, उसमें आपको लगाने स्क्रीनशॉट्स के साथ, और कुछ एक्सटर्नल स्क्रीनशॉट्स हैं उनको आप वहाँ पर ऐड कर दो। या फिर आप अपने अपने डॉक्यूमेंट, अपने वर्ड में आपने बना रखा है रिपोर्ट, आप वो वर्ड की फाइल अपलोड कर दो, या पॉपुलर बग बाउंटी प्लेटफॉर्म से उस पर अकाउंट वगैरह बनाइए, फिर उनकी गाइडलाइंस पढ़िए और बग आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो खुद के वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स निकालती हैं, लॉन्च करती हैं। जैसे आपकी कोई कंपनी है, आप बग बाउंटी कंपनी में रजिस्टर करोगे तो आपको कुछ पैसा वैसा देना पड़ेगा उनको भी, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। जब बग बाउंटी कंपनी होती है वो अर्न कहाँ से करते हैं? वो ऐसे ही अर्न कर रहे हैं, वो इन बड़े ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेते हैं, ताकि वो उनको अपने अंदर अपने अपने मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको सेटअप करें, उनका अकाउंट सेटअप करें, और उसके बाद फिर फ्रीलांसर्स को उनके वेबसाइट्स को एक्सेस करने का परमिशन दे दें। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो इंडिविजुअल प्रोग्राम्स निकालती है, उनको किसी बगबाउंडी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर नहीं करना, वहां पर मैंने बताया भी था आप लोगों को, उसको वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम बोलते हैं, वीडीपी। तो जो कंपनीज होती हैं खुद ही अपनी वेबसाइट पर बग बाउंटी के लिए एक अलग से कॉलम बना देगी कि हम लोग बग बाउंटी प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर हमारे वेबसाइट पे कोई बग मिलेगा तो उसमें हम इतना आपको बाउंटी पे करेंगे, या गिफ्ट हैम्पर्स देंगे, या आपका नाम अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर देंगे हम। कुछ भी हो सकता है, वो आपको जॉब जॉब ऑफर कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह दे सकते हैं अमेजोन के या फ्लिपकार्ट के, या फिर आपको जॉब भी ऑफर कर सकते हैं, आपको पैसा दे सकते हैं डायरेक्टली बाउंटी में, या फिर आपका नाम उनके हॉल ऑफ फेम में डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज अपना हॉल ऑफ फेम क्रिएट करके रखती हैं कि हमारे कंपनी में किसी पर्सन ने बग्स आइडेंटिफाई करे हैं, तो उस तरीके का एक सेक्शन उनकी कंपनी के वेबसाइट पर होगा, वहां पर आपका नाम भी अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से चीज़ें की बाउंटी के टर्म्स में। इस करके ये सब इंडिविजुअल है, ये आपको किसी बग बाउंटी प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं मिलेंगी कंपनी। तो इस पे पहली बार टारगेट का करने का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा उतना। आपको पता है बग क्राउड, हैकर वन, इंटीग्रिटी, साइन हैक या ओपन बग बाउंटी प्लेटफॉर्म, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। ट्रैफिक मतलब कि पूरे दुनिया के लोग उन वेबसाइट्स, उन बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हैं और वो बग आइडेंटिफाई करते रहते हैं, तो आपको बग मिलने के चांसेस कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। अगर कोई बग मिलेगा भी तो सामने जब आप रिपोर्ट करोगे तो वो बता देगा कि डुप्लीकेट है ये, है ना, क्योंकि अब उनके पास ऑलरेडी रिपोर्ट आ चुकी है अगर उस चीज़ की, तो वो आपको पैसा नहीं देंगे, बाउंटी नहीं पे करेंगे आप। तो इसीलिए आपको इन प्लेटफॉर्म से अगर आप टारगेट करोगे तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ट्रैफिक कम होगा। बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, खुद ही ऑर्गेनाइजेशन होस्ट करती है। और अगर वो करती भी हैं तो जरूरी नहीं इतने सारे हैं, कोई और में किसी में भी टारगेट किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप किसी को भी ओपन करोगे, जैसे मैकडोनल्ड्स का यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सर समझ इसको आया? कैसे, सर इसको दिमाग में नहीं रख पाता इतने पूरे लोगों को, तो 2 मिनट की आप बताइए कैसे रख सकते हैं, याद कैसे रख सकते हैं इस रिपोर्ट को। रिपोर्ट को, हाँ। देखो रिपोर्ट को आपको जब कोई पूछे ना कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, तो आपको सिर्फ उनको सिंपल से ये बताना है कि रिपोर्ट तीन लोगों को टारगेट करती है, तीन टारगेट ऑडियंस के लिए लिखी जाती है। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव्स, सेकंड आईटी टीम, थर्ड उनके डेवलपर्स या सिस्टम एडमिन यूजर, जो सिस्टम एडमिन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। अब इन्हीं तीनों के लिए जो मेन मेन कंटेंट है वो आप लिख दो। तो आप बता दो कि उस रिपोर्ट में सबसे पहले तो जो एग्जीक्यूटिव समरी है वो मेंशन की जाती है एग्जीक्यूटिव्स के लिए, जिसमें पूरे असेसमेंट का ओवरव्यू होता है कि असेसमेंट में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज निकली हैं, कितनी हैं, और उनको फिक्स कैसे करना है, ताकि जो एग्जीक्यूटिव है उसको एक अपने कंपनी पर, अपने वेबसाइट्स पर कितने वल्नरेबिलिटीज है उसका ओवरव्यू मिल जाए। तो यहीं तक ही रखते हैं इसको, इसका सेशन।